Hello everyone and welcome to this new video. In the last video we had discussed about internal challenges in India. इंडिया के इंटरनल चैलेंजेस के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक दो चैलेंजेस के बारे में डिस्कस भी किया था जस्ट लाइक पंजाब में जो जिस तरीके की कंडीशंस थी उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स थे उन 8 स्टेट्स की भी प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट के साथ थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने मिज़ोरम के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में नागालैंड के बारे में डिस्कस करना है। नागालैंड भी हमारे ईस्टर्न पार्ट में आता है। इंडिया के जो मैप है उसका ईस्टर्न पार्ट में नागालैंड आता है। देखिए उसकी क्या इश्यूज़ थी। द नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नोन एज अ मार्शल ट्राइब। नागा ट्राइब जो थी, ट्राइब मतलब एक जमात जिसको हम बोलते हैं, वो एक मार्शल ट्राइब में लड़ाऊ प्रवृत्ति की एक जमात होती है। द नागा ट्राइब्स हैड सेटल इन द ईस्टर्न हिमालयाज़। हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में ये सेटल है। ये जो लोग रहते हैं ये हिमालय के ईस्टर्न साइड में है। द नागा हिल्स बॉर्डर एरियाज आसम एंड म्यांमार। हमारे कंट्रीज़ के जो बॉर्डर एरिया में जैसे चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ये हमारे ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ये नए दूसरे कंट्री की बाउंड्री लगी हुई है और उसी एरिया में ये नागा प्रजाति के मतलब नागा जाति के लोग रहते हैं। In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council. मिज़ोरम के जैसे ही इनका भी इशू था और इस इशू को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने खुद की एक काउंसिल बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था नागा का नेशनल काउंसिल NNC। इसके बाद लैटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। जिस तरीके से मिज़ोरम खुद के लिए अलग से स्टेट डिमांड कर रहा था उसी तरीके से नागा कम्युनिटी के लोग भी इंडियन गवर्नमेंट से खुद के लिए अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। दे वर लीड बाय अंगामी झापू फिजो। जैसे मिज़ोरम में लालडेंगा थे उसी तरीके से यहाँ पर NNC को लीड कर रहे थे अंगामी झापू फिजो। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. उन्होंने खुद ही इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करके नागालैंड को एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल भी उसको माना नहीं। एंड इन 1955 इंडियन गवर्नमेंट और जो वहाँ के लोकल जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके बीच में स्क्रिमिशेस स्टार्ट हो गए थे बिटवीन लोकल नागाज एंड द सोल्जर ऑफ द असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है वो इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है। मतलब अलग अलग बटालियंस होते हैं, जैसे सिख बटालियंस है, जाट बटालियंस है, मराठा बटालियंस है, उसी तरीके से असम राइफल्स ये इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है। और इंडियन आर्मी के इस असम राइफल्स ने नागाज के इस जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ उसको तोड़ के निकाला। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द स्क्रिमिशेस। देन several rounds of discussion took place between the central government of the Naga and the Naga Council. इस कंडीशन में जो हमारी केंद्रीय सरकार है और नागा की जो NNC जो नेशनल काउंसिल है इनके बीच में बहुत बार बातचीत हुई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू गिव द नागा मेजॉरिटी टेरिटरी द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश का उनको स्टेटस देने की हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। एंड नागालैंड वॉज मेड अ फुल फ्लैज स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963 और उसके चलते 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक भारत का हिस्सा बना, एक फुल फ्लैज स्टेट बना, पुटिंग टुगेदर नागा मेजॉरिटी टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ द तुनसेंग। तुनसेंग के पार्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब नागा कम्युनिटी के लोगों का जहाँ जहाँ भी लोग हैं, इन सारे को इकट्ठा करके नागालैंड नाम का एक अलग से स्टेट बनाया गया 1963 में। इसके आगे है आसाम। आसाम की क्या इशू है देखते हैं। In 1983 there was an intense agitation staged by all Assam Students Union and Assam Gana Sangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengali migrants। देखिए 1971 में इंडिया पाकिस्तान में वार हुआ था और उस वार के तहत बाद में बांग्लादेश की निर्मित की गई थी, मतलब बनाया गया था। बांग्लादेश ऑलरेडी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, बट पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में जो झगड़ा चल रहा था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने
पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि उस समय पर वहाँ के जो लोग थे वो माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे थे। 1970 से लेकर तो 1972 तक का एक ऐसा पीरियड था जब हमारे यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से फेमाइन चल रहा था। 2-3 सालों तक बारिश नहीं गिरी थी। इस वजह से सब तरफ हमारे खाने पीने के वांदे थे, और ऐसे कंडीशंस में अगर किसी कंट्री से 1 करोड़ जनता अगर हमारे देश में आकर रहने लगती है, इसका मतलब क्या है? एक प्रकार से इकोनॉमिकल वार ही था। ऐसा घोषित करके हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ दी, और उस लड़ाई में हमारी जीत भी हुई थी। और जिस 2 हिस्सों में पाकिस्तान के जो ईस्ट एंड वेस्ट जो पार्ट थे, उन दोनों में जो झगड़ा था उसमें का एक हिस्सा बांग्लादेश करके घोषित किया गया था, मतलब नई कंट्री करके। और तभी भी उसके 1971 में जो लोग इंडिया में आ चुके थे वो अभी भी इंडिया में उनके देश में वापस जाना पसंद नहीं कर रहे थे, उनको इंडिया में ही रहना था। और ये एक प्रकार से आसाम के लोगों के ऊपर अत्याचार था, और इसी डिमांड को लेकर वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे कि बंगालीज़ को यहाँ से भगाइए, जो बंगाल मतलब बांग्लादेश से इंडिया में आके रह रहे हैं। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राज चौहान एंड आसाम के जो लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइन एंड अकॉर्ड, उन तीनों में मतलब एक साइन किया गया था ट्रीटी, जिसको संधि बोलते हैं मराठी में। उसको उन्होंने वहाँ पर एक करार के ऊपर तीनों ने साइन की थी, और ये डिसाइड किया गया था, इट वाज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेशी सिटीजन हु हैड इनफिल्ट्रेटेड इन आसाम। मतलब इसके तहत, इस करार के तहत ऐसा डिसाइड हुआ कि जो बांग्लादेशी इंडिया में विदाउट परमिशन आके रह रहे हैं उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। एंड इन 1986 इलेक्शन वे हेल्ड फॉर असम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ऑफ आसाम गण परिषद बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम। आसाम में फिर इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शन में उनके जो लीडर थे प्रफुल्ल कुमार मोहंतो आसाम गण परिषद के, उनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और आसाम में थोड़े पैमाने पर क्यों ना हो, एक प्रकार से शांति का वातावरण बन चुका था। देन आफ्टर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये हमारा इंडिया का सबसे पूर्वोत्तर स्टेट है। मतलब इंडिया की अगर हम लोग ईस्टर्न बाउंड्रीज़ को अगर कंसिडर करते हैं तो ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश ये पहला स्टेट है। और इंडिया में जो सुबह होती है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही होती है, और सबसे लास्ट में होती है गुजरात में, क्योंकि ईस्ट में सबसे स्टार्टिंग में अरुणाचल प्रदेश आता है और वेस्ट में गुजरात आता है। इसका मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती होगी उस समय पर, जैसे सपोज़ आपको पता है कि सुबह 6 बजे होती है, जिस समय अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे होंगे उस समय गुजरात में नियर अबाउट 4 बजते हैं सुबह के। क्योंकि इन दोनों के जो लोकल टाइमिंग का अगर देखा जाए तो 1 आवर 52 मिनट्स का इनमें गैप है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, इन 1954 NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये एक एसोसिएशन थी, was created in 1972. It began to be called अरुणाचल प्रदेश रीजन ऑफ द राइजिंग सन। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, रीजन ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले सुबह अरुणाचल प्रदेश में होती है। 20 फरवरी 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस। अरुणाचल प्रदेश की भी जो कुछ समस्याएं थी वो सॉर्ट आउट करके 20 फरवरी 1987 को उसको भी एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया था। During the period of 1960 to 2000, Northeast India has progressed toward the more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, speed up education and etc. देखिए, 1960 से लेकर 2000 के पीरियड में ये जितने भी स्टेट्स जो मतलब पिछड़े हुए थे, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करके इन स्टेट्स को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे इंडियन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। फिर भी अभी भी हमारे जो ये स्टेट्स है जो ईस्टर्न पार्ट्स में, ये उतने डेवलप्ड नहीं हैं जितने अदर स्टेट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट स्टिल डूइंग वर्क फॉर देम। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमको जो
और इंटरनल चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट के सामने थे, जैसे नक्सलाइज़म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, ये सारे बारों इन सारों के बारे में हमको डिस्कशन करना है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।